डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कल हमने डिस्कस कर लिया था, सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट हो गया था। बोला गया था आज स्टार्ट करने के लिए बेटा लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो हम लोगों ने बोला था बेटा, जब स्टार्ट किया था मोशन स्टार्ट किया था वन डायमेंशनल यानी कि मोशन ही यूनिट जब हम लोग स्टार्ट हुई थी, तब उस केस में बोला गया था कि बेटा हमारे जो वहाँ पे अभी तक हमने स्टडी किया था वो कॉज को नहीं स्टडी किया था। यहाँ पे क्या होगा, मोशन क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो चीजें भी हम स्टडी करते हैं बेटा। ठीक है, तो कंडीशन होता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ, यानी यूनिट हम लेते हैं बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आज की जो यूनिट आपकी होगी वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होगा कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसमें मोशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा, मोशन की टेंडेंसी होगी या नहीं होगी, किन कंडीशन से उसमें मोशन होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगर किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसमें टेंशन क्या होगा बेटा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंगल बॉडी है, मोर देन वन बॉडी कनेक्टेड फॉर्म में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रही है, हॉरिजॉन्टल रफ फ्रिक्शन जब हम बात करेंगे तो रफनेस तब लेंगे बेटा जब फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इस यूनिट में हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोशन ऑन स्मूथ सरफेसेस, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो या हम पुली की हेल्प से स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन बनता है। एक तो बेसिक कंडीशन है फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ते हैं बेटा फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। ठीक, तो फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए पुश आर पुल, इट इज ए पुश, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, इन द फॉर्म ऑफ, किस में, या इन विच कर लो, बॉडी स्टार्ट मोशन आर टेंड्स टू स्टार्ट मोशन, बॉडी में मोशन या तो स्टार्ट हो जाए बेटा उसकी वजह से, या तो मोशन स्टार्ट होने की टेंडेंसी हो, एक कंडीशन होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस या कह लो इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीज। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, कोई बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में, जैसे पहले रेस्ट में है तो फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा या होने की टेंडेंसी होगी, लाइक दिस। अगर हम इस बोर्ड को बेटा प्रेस कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बोर्ड तो भागा नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इसकी जो इनर्शिया अपनी सिस्टम की पूरी है उससे कम है। इनर्शिया मतलब जो टेंडेंसी किसी बॉडी की होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने की, उसी को हम लोग टर्म फिजिक्स में देते हैं बेटा इनर्शिया। क्या कहते हैं उसे, इनर्शिया। हिंदी में पढ़ते बेटा जड़त्व कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इनर्शिया टर्म देते हैं और हिंदी में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, कोई बॉडी पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी में मोशन जनरेट ही हो जाए, यानी स्टार्ट ही हो जाए। ठीक है, स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे हमने सपोज दूसरा ले लेते हैं बेटा, ये मार्कर और डस्टर आपका है, ये डस्टर हमने अपने हाथ पे रख लिया, इसको देखो फोर्स अप्लाई किया तो मोशन स्टार्ट हो गया इसमें। दैट मीन्स हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाइड था वो इसकी इनर्शिया, इस बॉडी की इनर्शिया से कैसी है, ज्यादा है, इसलिए मोशन आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इनर्शिया के लिए जो किसी बॉडी की होती है, पॉइंट आप सुन लीजिए, बात आ गई है। इनर्शिया जो होती है, ठीक है, एक तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो किसी कांटेक्ट में है बॉडी, ठीक है, यानी कांटेक्ट सरफेस पे, नेचर पे भी डिपेंड करता है इनर्शिया बॉडी की, और प्राइमरली जो इनर्शिया डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बेटा मास ऑफ द बॉडी। मास छोटा होगा तो जनरली हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए, किसी एक सरफेस पे अगर स्टडी की जाए तो मास की वैल्यू कम होगी बेटा, तो उसकी हम लोग इनर्शिया की वैल्यू कम लेते हैं। अगर मास की वैल्यू ज्यादा कंसीडर किया जाता है तो इनर्शिया की वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये केस होता है कि मास पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर सरफेस के लिए, या आप सरफेस को अगर आप चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे बेटा, अगर आप सरफेस को चेंज करते हैं, अगर जो हमारी सरफेस है, सरफेस के नेचर को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा जो इनर्शिया होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो लेते हैं वो किसी गिवन सरफेस के लिए लेते हैं, तो वहां पे मास डिपेंडेंट कहते हैं बेटा। मास ज्यादा होगी बॉडी की, इनर्शिया ज्यादा होगी। इनर्शिया मतलब अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे अगर आपने फोर्स सेम लगाया, एक 50 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है और एक 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, अगर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो 50 ग्राम वाला तेजी से मूव कर जाएगा, 50 किलो वाला हो सकता है मूव करे या ना करे, वो डिपेंड करेगा बेटा अप्लाइड फोर्स पे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी होती है। तो यहाँ पे केस क्या कहते हैं हम लोग बेटा, कि जो न्यूटन लॉ की बात करते हैं, तो जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला टर्म हम लोग पढ़ते हैं बेटा फोर्स, तो बोला गया फोर्स जो होता है, ठीक है, फोर्स इज ए पुश आर पुल, मतलब वो पुश या पुल होता है, विच क्या,
पहला केस हमने कहा स्टार्ट विच में स्टार्ट मोशन इन द बॉडी आर टेंडेंसी टू स्टार्ट मोशन इन द बॉडी। दूसरा, अगर बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है तो इट में स्टॉप द बॉडी, इट में स्टॉप द बॉडी या टेंडेंसी टू। ठीक, अगला कह सकते हैं इट में चेंज द स्पीड ऑफ यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ। ठीक, अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहा है, फोर्स हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे बेटा, तो उसकी वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है, तो वो कंडीशन एक्सीलरेट करने का काम करेगा। लेकिन अगर बॉडी आप जिधर डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स उसके अपोजिट में अप्लाई करोगे तो वो फोर्स आपका डीएक्सीलरेट का काम करेगा, और उस कंडीशन में बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। अगर आपने कंटिन्यू फोर्स लगाया, एक सिचुएशन ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर अगर कंटिन्यू है फोर्स तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये तो कंडीशन होता है, क्या होगा कैसे होगा वहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्सीलरेशन की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई बेटा वो क्या करेगा, या तो एक्सीलरेट होगा या तो डीएक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेट हम तब कहते हैं जब डायरेक्शन ऑफ मोशन में आप लोग लगाते हो फोर्स, और डीएक्सीलरेट तब कहते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये तो जब फोर्स क्या होता है कैसे होता है यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब ये बेटा फोर्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। तो फोर्स जो होते हैं आपने कहा इट इज पुश और पुल, ठीक, विच क्रिएट्स, हमने अलग अलग कंडीशन बता दिया क्या करता है। अगला केस होता है अगर हम क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन। तो दो होता है बेटा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बेसिकली हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में स्टडी करते हैं बेटा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसी को फील्ड फोर्स भी कहते हैं। देखो इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट, इसी को फील्ड फोर्स कहते हैं, ध्यान देंगे बेटा, इसी को आल्सो नोन एज फील्ड फोर्स। ठीक, और दूसरा जो होता है हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। सेकेंड कंडीशन जो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं बेटा। ठीक है, तो एक कॉन्टैक्ट हो गया, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। दो फोर्सेस हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, वन इज द कॉन्टैक्ट, अदर इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक, देखो कब क्या होगा जरा ध्यान देंगे। नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है बेटा, नॉन मतलब नहीं, कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे के टच में ना हो। ऐसे फोर्सेस जो बॉडी सेपरेटेड पोजीशन पे होती हैं तब भी उस पर काम करता है, उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं बेटा। उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेस्ट एग्जांपल अपने यहाँ मिलता है बेटा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे दो बॉडी हैं, ये बॉडी एक दूसरे के टच में नहीं है, दोनों बॉडी एक दूसरे के टच में नहीं है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दिस इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बात करते हैं, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर सेपरेटेड पोजीशन पे आपने चार्जेस को रखा तो भी एक दूसरे क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है बेटा, जो ग्रेविटेशनल यानी दो बॉडी चार मास बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर अंडर ग्रेविटी उसे रखा गया है तो हमेशा वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, वो रिपेल नहीं करते किसी को। ठीक, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी दो चार्ज बॉडी के बीच में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इट मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, दोनों पॉसिबिलिटी होती है बेटा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों ने पॉसिबिलिटी वहां पे आपकी हो सकती है। ठीक है, क्या हम लोग कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल की बात करोगे आप तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा हम ले सकते हैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लेते हैं बेटा। दो मास पार्टिकल के बीच अंडर ग्रेविटी जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, फार्मूला फिलहाल सबको याद होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं वह क्या, F = G m1m2/r², m1 m2 मासेज उनके होते हैं ऑब्जेक्ट के, और r उनके बीच का सेपरेशन, G कैपिटल G जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के लिए आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2 अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं और उनके बीच का सेपरेशन, 1/4πε0 यहाँ कांस्टेंट होता है, वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक, तो ये चीजें आपकी जो होती हैं, यहाँ से हम फिलहाल ये चीजें आगे जब पढ़ेंगे आप देखेंगे। तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसी को फील्ड फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, इसीलिए इसे दूसरा नाम फील्ड फोर्स भी कहते हैं बेटा। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स,
कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे हो गया हमारा क्या, बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी। अब तो यहाँ एक बस्ती में दूसरा दिल्ली में, कहो हमारा फ्रिक्शन लगा रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए, और वो भी उनकी टेंडेंसी रिलेटिव मोशन की हो या ऑलरेडी उसमें रिलेटिव मोशन हो रहा हो। या तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो बेटा, या उनमें ऑलरेडी रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तब उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग टर्म देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है। ऐसे ही विस्कस फोर्स, दो लिक्विड सर्फेसेस या आपका फ्लूइड सर्फेसेस ले लो, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, जो भी है, उनके बीच जो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है उसे हम लोग कह लेते हैं कौन सा, नॉन, सॉरी, उन्हें कह लेते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो समझिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मतलब जो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में होने पे ही डेवलप होता है उसे कॉन्टैक्ट कहते हैं, जो विदाउट क्या कॉन्टैक्ट के डेवलप होता है उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो कुछ हम लोगों ने आपको डिस्कस कर लिया, क्या होता है कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट कैसे होता है, क्या होता है। ठीक। अब यहाँ पे बेटा एक टर्म इनर्शिया तो हमने ऑलरेडी बता दिया, यानी कि बॉडी के अगर मास जितना ज्यादा, किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए जब स्टडी करेंगे, मास जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उस बॉडी की इनर्शिया ज्यादा होती है। तो मास जो होता है, दैट मीन्स इनर्शिया जो होता है मास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मास डिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है। जिसकी वजह से, ठीक है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी बॉडी की होती है जो मास पे डिपेंड करती है, मास जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा। ठीक। जैसे हमने मार्कर को बड़े प्यार से हमने उठा लिया, हटा दिया, इधर उधर जो भी कर लिया, लेकिन पूरे घर को अगर बोला जाए, बिल्डिंग को बोला जाए कि भैया इसको हिला दो, तो नहीं हिलेगा। रीजन, क्योंकि वो उसकी इनर्शिया की वैल्यू बहुत ज्यादा है जो हम फोर्स अपने हाथ से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी इनर्शिया की वैल्यू चूंकि मास कम है, जैसे हमने देखो यहाँ रख दिया आपके सामने, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, मान ली हमने यहाँ पे रखा, हमने फोर्स लगाया, मूव कर गया, तो इसकी इनर्शिया कम थी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इनर्शिया की कंडीशन होती है। आप पढ़े होंगे बेटा लीनियर मोमेंटम, अब कुछ हम लोग यहाँ मोमेंटम और इम्पल्स, थोड़ी सी मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, एक चीज हमने इनर्शिया की बात किया ना, इनर्शिया किसी चीज में, एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं तब मोमेंटम बात करते हैं। एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया दोनों कंडीशंस में पाई जाती है बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी डिस्कस कर लें। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं का यूज में हमें आ जाता है। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी बॉडी अगर ऑलरेडी वो रेस्ट में है, इसी को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तो चलो हम इसको पढ़ लेते हैं तभी उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ साथ में कर लेंगे, तभी उसमें बताते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो पहले हम बात करते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम की, तब उसको डिस्कस करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कुछ आइडिया है बाबू? लीनियर मोमेंटम हिंदी वालों ने पढ़ा होगा बेटा रेखीय संवेग, हिंदी में जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्होंने पढ़ा होगा रेखीय संवेग, इसे कह लेते बेटा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो जब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो बोला जाता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, कुछ आइडिया है, दिमाग में आ रहा है? हम लोग कहते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स क्या, लीनियर मोमेंटम। यानी कि जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी मूविंग बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को के बराबर होता है। मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो कहते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम चूंकि बेटा मास तो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी एक स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करिए या क्या करिए, डिवाइड करिए, तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है। तो टी किसे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम बेटा एम इंटू वी के बराबर होता है। पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी के बराबर होता है, इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब सुनो जरा, अगर कहा जाए दो बॉडी की, अभी एक टर्म हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बड़े क्वेश्चन इस पे बनते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। मतलब अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए सिस्टम पे बेटा, तो उसकी लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होती है। कंजर्व होने का मतलब मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मास कम। इफ no external force is applied on the body, if no external force is applied on the body,
देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। उस केस में जो मोमेंटम हमारा सिस्टम का होता है वो रिमेन्स क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसी कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो इनिशियल होगा वो पी फाइनल के बराबर होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। और वहीं से निकाल लेते हैं आप किसी का भी, जैसे कहा जाता है इफ एक्सटर्नल फोर्स F की वैल्यू क्या हो 0, देन P की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है। रीजन क्या होता है बेटा, ठीक है, हम लोग लेते हैं इसके पीछे अगर रिलेशन पढ़ते हैं, अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो किसी भी चीज का अगर डिफरेंशियल बेटा आपका जीरो होता है तो वो क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट मानी जाती है, ठीक। तो ये केस होता है, F की वैल्यू जीरो है, देन P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगा, जो वहां पे मोमेंटम लीनियर होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दैट इज कह सकते हैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, यानी कि m1v1 इक्वल टू हमारा हो जाता है बेटा m2v2। इस पे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, यूज में आते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया नीट का, ठीक है, तो डायरेक्ट पूछने के चांस कम है, बट इसके एप्लीकेशन के बेस में हमें पूछे जाते हैं, ठीक। चलो, तो ये तो केस होता है अगर आपको m1v1 या कह सकते हैं m1/m2 इक्वल टू v2 बाई v1 या v1 बाई v2 इक्वल टू m2 बाई m1 हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, मास का कम तो वेलोसिटी ज्यादा, अगर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है तो, ठीक। तो ये तो रिलेट हम कर लेते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये कंजर्वेशन स्टडी हम लोग बेसिकली करेंगे बेटा जब कोलिजन पढ़ते हैं, कि यूनिट आपकी आती है कोलिजन, ठीक है। जब कोलिजन आपको पढ़ाया जाएगा इलास्टिक और इन इलास्टिक, तब वहां पे बताया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए बेटा थोड़ा सा हम लोग को स्पीडली हम लोग पढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए अभी आपके सिलेबस बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसलिए उसको, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आप केयरफुली ध्यान से आप समझेंगे, ठीक। और समझेंगे तभी उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे जब सेम डे आप उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पे क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डेली का डेली करते चलेंगे और पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज करते चलेंगे। आगे जितना पढ़ना कंपलसरी है उतना ही पीछे का रिवीजन भी कंपलसरी होता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पहला पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बेटा मोशन के लिए 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। पहले लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने सुना होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। हिंदी में पढ़ा होगा जड़त्व का नियम, इनर्शिया का मतलब जड़त्व होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम हो गया बेटा, ठीक। तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया वही है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, देन इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। यानी इनर्शिया जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आर कह सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल इनिशियल कंडीशन, यानी मेंटेन इट्स इनर्शिया, ठीक। इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन क्या, इनर्शिया, देन बॉडी स्टार्ट मोशन, अदरवाइज बॉडी डज नॉट स्टार्ट मोशन। जैसे बॉडी आप ट्रक ले लो, रोड पे खड़ी है, आप अकेले उसको धक्का धक्का चल जाओ तो शायद पासपोर्ट अगर लोडेड है तो ना ही लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो इनर्शिया है वो आपके द्वारा जो फोर्स पुशअप की लगाई जा रही पुशिंग फोर्स उससे ज्यादा है, तो मोशन नहीं होगा। बट आप एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर इनर्शिया से बेटा ज्यादा हो जाए तो बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे बाइक है, मान लो बाइक जा रहे थे, आपकी पंचर हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में, तो एक आदमी उसको धक्का देके भी क्या करता है, ठीक है, उसके पेट्रोल पंप या दुकान तक पहुंचा देता है, ठीक। क्यों, क्योंकि उसकी इनर्शिया की वैल्यू बेटा कम है। यानी कि इनर्शिया मास पे डिपेंड, आप ट्रक था तो आपने नहीं मूव करा पाया, यानी हैवी जितनी बॉडी है उतनी इनर्शिया ज्यादा है। दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी बेटा डिपेंड करता है, सरफेस पे रफनेस ज्यादा होगा तो उस केस में इनर्शिया की वैल्यू हम मानते हैं क्या, क्योंकि फोर्स हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। तो एक फैक्टर आता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी हमारी इनर्शिया जो होती है वो डिपेंड करती है।
जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेन जो फायदा फैक्टर आपका होता है इनर्शिया का, वो लेते बेटा हम लोग क्या, बॉडी के मास। ठीक है, तो बेसिकली हम उसी को डिफाइन करते हैं। तो ये केस आपका हो गया इनर्शिया क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन इनर्शिया ऑफ द बॉडी रिमेन्स मेंटेन्ड। ठीक, दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स इनर्शिया। ठीक है, टेंड्स टू मेंटेन इट्स इनर्शिया, वो अपनी क्या इनर्शिया को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखता है, कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब नहीं कर देता। ठीक है, या कह लो इनर्शिया से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा नहीं हो जाती है, तब तक वो मेंटेन रखता है। अब हम लोग इसी के बेस पे कहते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ एक रेस्ट होता है और एक इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। किसी को आइडिया है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन क्या सिचुएशन होगा बताएंगे कोई लोग? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, देखिए जब हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं बेटा, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी है वो ऑलरेडी रेस्ट में है, ऑलरेडी कैसे है, रेस्ट में है, तो उस कंडीशन पे अगर उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी इनर्शिया को क्या कर रहा है, तब मेंटेन रखेगा ना। अगर वो रेस्ट उसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो इनर्शिया आपका क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जो होता है उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ हम लोग रेस्ट में कहते हैं। ठीक है, बोला जाता है इफ इन द इनिशियली द बॉडी इज इन किसमें, रेस्ट, बॉडी किसमें है आपका, रेस्ट में है। ठीक है, तो उस केस में जो रेस्ट का वो चेंज का अपोज कर रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगी। इनर्शिया क्या कहलाएगी बेटा, रेस्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में बॉडी अपनी रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। दूसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब रेस्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखा है, वो बॉडी सरफेस रेस्ट में है, अब उसको आप मूव कराना चाहेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इनर्शिया उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मोशन का क्या करेगा इनर्शिया बेटा, अपोज करेगा। तो वो जब अगर अपोजिशन कर रहा है, अगर वो अपोज कर रहा है, तो कंडीशन हमारी होती है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया, आप क्या कहेंगे, रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी यानी कि ऑलरेडी कैसे है, रेस्ट में है, ऑलरेडी बॉडी कैसे है, रेस्ट में है, तभी हम कहेंगे। और दूसरी चीज होती है इनर्शिया ऑफ मोशन की बात क्या होती है, बताएंगे कोई लोग? इनर्शिया ऑफ मोशन, एक टर्म हमने कहा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टर्म हम लोग कह रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन किसे कहेंगे बेटा, कोई लोग? इनर्शिया ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है, एक मिनट सोचिए। चलिए हम बताएं, आप बताएं, बता भी नहीं सकते। देखो बेटा क्या होता है, हम ही बताते हैं यार। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप ऑलरेडी रेस्ट में हो, तब मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपनी इनर्शिया को क्या करना चाहेंगे, मेंटेन रखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे ले लो एग्जांपल, मान लो बस में जर्नी तो एटलीस्ट किया ही होगा सभी लोगों ने, बस में आप बैठे हुए हो और एकाएक बस क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है। एकाएक बस क्या होता है, चलना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी रेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पीछे की तरफ आ जाते हैं। जैसे गाड़ी एकाएक एक्सीलरेट कर दिया जाए तो कहाँ जाते हैं, पीछे। आप बाइक ले लो, बाइक पे पीछे सीट पे बैठे हुए हो और एकाएक जो ड्राइव कर रहा है बंदा वो क्या किया, उसको एक्सीलरेट कर दिया, तो आप किधर झुक जाते हैं, पीछे की तरफ। तो क्यों, क्योंकि आप पहले रेस्ट में थे, तो अपनी इनर्शिया को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कोई अगर आपका कर्टन है, ठीक है, मतलब कोई कपड़ा है, चाहे कोई भी है, कर्टन है, आप उसको किसी रॉड से अगर हिट करिए तो उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर निकल आते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल आपके बाहर आ जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है बताएंगे? ठीक, रीजन ये होता है, पहले डस्ट पार्टिकल बेटा उस कर्टन के साथ में रेस्ट में बना हुआ था, आपने हिट किया किसको, कर्टन को, वो हीटिंग की वजह से आगे गया, तो डस्ट पार्टिकल जो होता है रेस्ट के मेंटेन करने के लिए वो अलग हो जाते हैं। आप कपड़े धो लो हाथ से,
आजकल तो मशीनों का सिस्टम हो गया, बट अगर आप हाथ से कपड़े धो लो, ठीक है, और भीगे वाले कपड़े को ऐसे झाड़ते जब हैं तो देखो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, पानी की बूंदें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, झड़ के बाहर निकल जाती हैं। रीजन क्या है, आपने किसको हीट किया, ठीक है, जो अपना क्लोथ था, कपड़ा था, ठीक है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए सेपरेट हो जाती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं बेटा, क्या इनर्शिया ऑफ किसका, रेस्ट का। इसी का उल्टा कह लो, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि पहले बॉडी किस में है, मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। पहले से बॉडी किस में है, इनिशियली वो बॉडी मूव कर रही है। अब मूव कर रही है उस कंडीशन में अगर मोशन में है, ठीक है, और एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, एकाएक क्या करिए, ड्राइवर ने मान लो कोई आगे सामने आ गया और इमरजेंसी ब्रेक उसने ले लिया, आप सीधे आगे वाली सीट से जाके टकरा जाते हो या आगे की तरफ झुक जाते हो। अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली नहीं बैठे हैं तो आगे वाले सीट से टकरा के दांत और मुंह फोड़ भी सकते हैं। अब डिपेंड करता है कितनी स्पीड में गाड़ी थी और कितना तेज इमरजेंसी ब्रेक लिया गया, ठीक। तो वो केस आपका जो होता है, रीजन क्या है, क्योंकि उस समय आपका इनर्शिया कैसे है, मोशन में है। कैसे है वो, मोशन में है, आप क्या मोशनल इनर्शिया में हो आप, ठीक। तो उस कंडीशन में जब आपकी इनर्शिया को मोशनल से चेंज करनी होगी तो आप अपोज करेंगे, और अगर वो आगे की तरफ क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो आप आगे जाएंगे। अब मान लो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा था, एक एक्सीलरेट कर दिया तो कहाँ जाएंगे, पीछे। तो ऑलरेडी अगर बॉडी मोशन में है उस समय अगर आपका क्या होता है, उसमें चेंजेस की जाती हैं, तो उस केस में जो इनर्शिया हमारा क्या उस समय एग्जिस्ट करता है उसे हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। इनर्शिया को बेसिकली हमने दो कैटेगरी में बांट लिया, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि इनिशियली आपका रेस्ट में था फिर मोशन स्टार्ट होता है। दूसरा इनर्शिया आपने कहा मोशन, मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है बेटा, बॉडी पहले से किस में है, मोशन में है, अब उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, ठीक। एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने कह लिया बेटा, एक हो गया इनर्शिया ऑफ, हम लोगों ने कह लिया इसको तीन कैटेगरी में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, समझ गया ना। आप पहले स्टिल कंडीशन में थे फिर मोशन स्टार्ट हो गया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हो गया। दूसरा कहा बेटा बी इसका, ये ए ले लिया हमने, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी पहले मोशन में थी फिर हमारी टेंडेंसी हुई रेस्ट में आने की, तो इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कह लिया। तीसरा हो गया बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, भी आपने सुन रखा होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, ठीक है, सुन लीजिए इसका एग्जाम्पल। आप गाड़ी से जा रहे हो, मान लो आपने बस में बैठा है, आप बैठे हैं, ठीक है, या फोर व्हीलर कोई भी ले लिया या टू व्हीलर इवन ले लिया, कुछ भी है, हम मान लो बस की जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सस्ता है, हर आदमी जाता आता है, ठीक है, कोरोना टाइम को छोड़ के, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, आप अगर क्या कर रहे हो, ठीक, हम लोग जा रहे हैं बेटा और एकाएक मान लो कहीं टर्न कर लिया, आगे टर्निंग थी, आपको पता नहीं था, आप बड़े आराम से पीसफुली बैठे हुए हैं बस में, कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी बस, ड्राइवर ने एकाएक क्या किया, बस को टर्न किया। जैसे वो टर्न करता है, अगर टर्निंग लेफ्ट में है तो आप किधर शिफ्ट हो जाते हो, राइट की तरफ, टर्निंग राइट में होता है तो आप किधर झुक जाते हो, लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेट पहले जा रहे थे तो हमारा इनर्शियल डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे था, वो टर्न किया, किसने, बस को टर्न किया ना, हमको तो टर्न किया नहीं। तो हम अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अगर वो लेफ्ट में टर्न कर रहा है तो हम अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए राइट हो जाते हैं, राइट में टर्न करता है लेफ्ट में हो जाते हैं। तो ये केस आपका, तो इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं बेटा। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का मतलब होता है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट में चेंज का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया कि कोई भी बॉडी अगर अपने इनर्शियल स्टेट में चेंज का जो अपोज करता है उसे, सॉरी, इनर्शिया वो हो गई कि जिसकी वजह से बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में चेंज का अपोज करता है। अब अगर वो रेस्ट में था, मोशन स्टार्ट करता है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। पहले मोशन में है, रेस्ट में आना चाहता है तो इनर्शिया वो क्या आपका मोशन हो जाएगा। और पहले सीधी पाथ पे जा रही थी, एकाएक वो टर्न हो गया तो डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा तो इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कह लेंगे। तो ये कैटेगराइज कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो दिस इज नोन एज न्यूटन्स क्या, फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ में इनर्शिया को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट दिया, ठीक। दूसरा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
तो ये पॉइंट बेटा समझा दे, थ्योरेटिकल पॉइंट है तो ऐसे ही हम समझा दे रहे हैं। दूसरा हो गया बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसी को कहते बेटा लॉ ऑफ फोर्स भी कह लेते हैं, कहीं कहीं नाम मिल जाएगा आपको, लॉ ऑफ फोर्स। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग इनर्शिया पढ़ा बेटा, किसी बॉडी को इनर्शियल स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फोर्स नहीं आप चेंज करोगे, अप्लाई करोगे, तो उस कंडीशन में उसके इनिशियल स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको इनिशियल स्टेट में चेंज करना है, कुछ चेंजेस लानी है, तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, फोर्स आपको अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में चेंजेस हमारी पॉसिबल नहीं होंगी, चेंज उस कंडीशन में हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये केस आपका बनता है एक। ठीक, देखो सिचुएशन क्या है आपका, सिचुएशन क्या है, कैसे होगा, वहां से हम कैसे दिखाते हैं, जरा ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पे होता है, जैसे आप जब फोर्स लगाओगे ना, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो दो सिचुएशन हमारी बनेगी। एक तो सिचुएशन होगी कि जो इनिशियल स्टेट है उसमें वो चेंज ही ना कर पाए, तो हम कहेंगे इनर्शिया जो थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक, तब तो वहाँ पे कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, कोई एक्सीलरेशन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन टेंडेंसी बॉडी की मोशन की तो होगी कि वो मूव करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पा रहा है। जैसे आप ट्रक को धक्के तो दे रहे हो लेकिन ट्रक हिल नहीं रहा, हम पूरे बिल्डिंग को धक्का तो दे रहे हैं लेकिन बिल्डिंग में हिल नहीं रहा है। हम हिलाना उसको चाह रहे हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, बट अभी मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है हमारे, हमने इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया बेटा कि जो बॉडी है उसकी इनर्शियल स्टेट में हमारे चेंजेस हो जाए, उसकी इनर्शियल जो स्टेट है उसमें हमारे क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए। मान ली उसकी इनर्शियल स्टेट में आपके क्या हो जा रही है बेटा, चेंजेस हो जा रही हैं। ठीक, तो वो केस आपका होता है, यहाँ पे एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमारा उस तरह से कह लेते हैं हम। यहाँ पे सेकेंड लॉ में उसी को, क्योंकि मैथमेटिकली हम तभी कह सकते हैं जब मोशन स्टार्ट हो जाए बेटा। अगर मोशन नहीं स्टार्ट हुआ तो एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। क्योंकि अभी हम लोग स्मूथ सरफेस की स्टडी करेंगे। देखो पीछे आगे पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन, हम आगे पढ़ेंगे क्या, फ्रिक्शन। एक चीज और दिमाग में आप रखिए बेटा, क्योंकि अभी हम लोग फ्रिक्शन लेस सरफेस, स्मूथ सरफेस की बात करते हैं। और स्मूथ सरफेस पे एक चीज और सुन लीजिए कि अगर कोई बॉडी स्मूथ सरफेस पे है, आप उसको मूव कराना चाहते हैं, तो बॉडी छोटी हल्की हो, बहुत हल्की हो, बहुत हैवी हो, कोई भी बॉडी हो, आप उसमें मोशन स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि इवन एक टर्म आता, चींटी, आपने सुना होगा, चींटी हाथी को खींच सकती है, बट अगर हाथी कहाँ पे प्रेजेंट हो, स्मूथ यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे प्रेजेंट हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे चींटी हाथी कैसे खींच लेगी, बेटा अगर वो स्मूथ सरफेस पे है ना, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू पड़ा हुआ M इंटू ए इक्वल टू F बाई एम। वो बात अलग का है कि कहो कि हाथी तो हिलेगी नहीं, है आप फिजिक्स के टर्म में कहेंगे हाथी मूव कर जाएगी। ठीक, क्योंकि चींटी कुछ भी तो फोर्स लगाएगी ना, तो दैट मीन्स कहने का ये चींटी हाथी का एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है कि अगर स्मूथ सरफेस, स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी ध्यान देना, स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो वेरी स्मॉल फोर्स अप्लाई करके भी हम किसी हैवी बॉडी को मूव करा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जो होती हैं बेटा, जो सरफेसेस होते हैं वो सारे के सारे रफ ही मिलते हैं, कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या प्रैक्टिकली हाथी को चींटी कभी भी खींच नहीं सकती बेटा। ठीक, चलो फिर हाल आगे देखते हैं हम लोग जो पढ़ना है हमको। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है, तो इससे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, अगर लिखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या, दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, the rate of change of, ठीक है, the rate of change of linear momentum, linear momentum is directly proportional to, directly proportional to किसके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा,
अब एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन ध्यान रखेंगे अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्मूथ सरफेस की, इसके स्मूथ सरफेस की स्टडी कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं बात की जा रही बेटा। जब फ्रिक्शन नेक्स्ट यूनिट में फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब वहां पे फ्रिक्शन फैक्टर काम करेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कहा जाए कोई हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे बॉडी रखी गई है तो उसकी इनर्शिया हम लोग 0 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपोज ही नहीं कर पाएगा, या जो जरा सा भी फोर्स लगाओगे वो मोशन स्टार्ट कर देगा। बट ये बात अलग की है कि अगर हैवी होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, लाइटर होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। वो सेकेंडरी फैक्टर है फिलहाल। तो ये तो केस आपका होता है, मोशन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर इस डिफिनीशन के बेस पे हम लोग कहते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी कहते हैं, डीपी अपॉन डी कहते हैं, या एफ इक्वल टू के डीपी अपॉन डी, एफ इक्वल टू के डीपी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन क्या हो गया, डी हो गया। एफ जो होता है वो डीपी अपॉन डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एफ की जो वैल्यू होगी बेटा, जब भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है कांस्टेंट आएगा, ठीक है, के डीपी अपॉन डी। यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू 1 आती है सीजीएस और एमकेएस दोनों यूनिट में, यानी एसआई यूनिट में हम इसकी वैल्यू जो लेते हैं वो 1 ले लेते हैं। तो जब 1 लेंगे तो उस कंडीशन में सीजीएस एंड एसआई यूनिट, ठीक, तो दोनों में ही हम मेनली इसी में पढ़ते हैं। तो इनमें क्या होता है, इसकी वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो एफ की वैल्यू हो गई बेटा इक्वल टू डीपी अपॉन डी। अब देखो डीपी अपॉन क्या हो गया बेटा, डी हो गया, या कह सकते हो पी इक्वल टू एम इंटू बी होता है। पी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एम इंटू बी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ इक्वल टू होगा डी अपॉन डी टी एम इंटू वी। अब थोड़ा सा हम चूंकि वेक्टर कंडीशन में ले रहे हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो एम इंटू बी यह वेलोसिटी है बेटा, या एम इंटू इसको क्या कर लीजिए डी कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं एम कांस्टेंट हो गया तो ये हो गया हमारा डी अपॉन डी टी। तो एफ की वैल्यू जो हो गई हमारी वो डी अपॉन क्या होता है आपका डी टी के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, देखो ये डी अपॉन डी टी जो होता है वो ए हो जाता है, तो एम इंटू ए हो जाएगा। एफ की वैल्यू जो आ गई वो एम ए के बराबर हो गई, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो हम किसके बराबर ले लेते हैं, एम ए के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कैसे आप काउंट करेंगे, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी जो हो गया एक्सेलरेशन मिल गया, तो जो फोर्स अप्लाइड होगा एफ इक्वल टू एम ए के क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो इसी को हम सेकेंड लॉ कह लेते हैं। तो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके डायरेक्टली क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं और वैल्यू आपको इस तरह से इक्वेट करके क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जब हम लोअर क्लास में पढ़ते तो डायरेक्ट हम एफ इक्वल टू एम ए पढ़ लेते हैं सेकंड लॉ को डायरेक्ट, लेकिन आपके यहाँ जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो इस इक्वेशन पे बनते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या मोमेंटम के बेस पे। इसी को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये एडिशनल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसी का यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वो चीजें आपकी होती हैं, वहां से आप इक्वेट करके निकाल लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये केसेस आपके हो गए, क्या होंगे कैसे होंगे, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो ये तो केस सेकंड लॉ का हो गया। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। मतलब अगर दो बॉडी के बीच में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये जो किया जाता है इक्वल होगा, बट डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, बट डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होती है, अपोजिट होती है। तो वो कंडीशन आपका होता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर अपोजिट, ठीक। तो कैसे दिखाएंगे, ये समझ गया।
चलिए अभी न्यूमेरिकल पोर्शन आगे स्टार्ट हो रहा बेटा, अभी तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है ये, तो थ्योरेटिकल देख ले रहे हैं आप। इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं आपको कैसे क्वेश्चन इस पे बनता है। जैसे कहा गया बेटा एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका मूव कर रहा था, ठीक है। अगर कार ड्राइवर जो है उसकी वेलोसिटी को 10 से 20 मीटर पर सेकेंड कर देता है विद इन क्या 5 सेकेंड, तो बोला जाता है देन एक्सीलरेशन डेवलप या एक्सीलरेशन डेवलप ऑन द कार, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और मास ऑफ कार आपको दिया रहेगा, तो उस केस में एक तो हम निकाल सकते हैं, और दूसरा आपको पूछा फोर्स कितना आपका एग्जर्ट करना पड़ेगा, कार का इंजन जो होगा कितना फोर्स उस पर डेवलप करेगा वो पूछा जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हम फोर्स निकालना होगा तब भी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकालना है तब भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है ए कार हैविंग मास 500 kg is moving with velocity मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड कार ड्राइवर increase its velocity, increases its velocity, ठीक है, अप टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया विद इन 5 सेकेंड। देन डिटरमाइंड क्या चीज आपको डिटरमाइन करना है, एक्सीलरेशन कितना डेवलप होगा। देन डिटरमाइन एक्सीलरेशन, नहीं फोर्स कर लो, फोर्स अप्लाइड बाई इंजन ऑन कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम इंटरवल में इतना कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। कार का जो इंजन होगा कितना फोर्स पे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े क्या बेटा, F इक्वल टू एम इंटू dB अपॉन dt, ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें दिया गया है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल और टाइम का वैल्यू हमें दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा m इंटू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, अपॉन T2 माइनस क्या हो गया आपका T1 हो गया, ठीक। कंडीशन क्या होगा, F की वैल्यू जो हो जाएगी m की वैल्यू 500 है, B2 हो गया 20, B1 की वैल्यू 10, टाइम इंटरवल डायरेक्ट दिया 5 सेकेंड, कितना 5 सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया बेटा 500 इंटू 10 20 10 10 बाई 5 मतलब 2, मतलब 1000 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाई हुआ उस ट्यूरिंग में तो वो कितना आ गया 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब जाके इतनी चेंजेस आ रही बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। क्या होगा तो इस पे आप अप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो इस पे क्वेश्चन हो गया बेटा फोर्स के बेस पे, हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूटन थर्ड, समझ गए ना। क्वेश्चन है बता दे बेटा, एक कार था वो 500 किलोग्राम का था, उस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले वो जा रहा था, ठीक है। कार का जो ड्राइवर है वो चाहता है हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड कर लें, ठीक है, कितने सेकंड में 5 सेकंड में। तो कहा जा रहा है जो कार का इंजन होगा वो कितना फोर्स उस पीरियड में अप्लाई करेगा कार पे जिससे उसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ के 20 हो जाए। तो सीधा आपने कहा F इक्वल टू एम dV अपॉन dt लेते हैं, यहाँ पे v जो मतलब ये मास हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो v2 माइनस v1, चेंज इन टाइम आपका t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू 20 कर दिया गया, पहले 10 था, टाइम लगा आपको 5 सेकंड, इक्वेट कर लिया, वैल्यू 1000 न्यूटन लगा। तो ये केस आपका इस टाइप का क्वेश्चन जनरल हमारा बन जाता है बेटा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेटा न्यूटन थर्ड लॉ का, सिंपली हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ।
तो देखो जब न्यूटन थर्ड लॉ की हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो उसी को लॉ ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में एक बॉडी, अगर दो बॉडी आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स अप्लाई करती है, दूसरी बॉडी भी पहले पे उतनी ही फोर्स अप्लाई करती है, बट डायरेक्शन हमारा बेटा अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या होगा आपका, अपोजिट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन की वैल्यू हमारी जो होती है वो अपोजिट हो जाती है, लेकिन जो फोर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसीलिए कहता है एक्शन, जैसे हम खड़े हैं सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे द्वारा एक्शन हो रहा है कितना, जितना हमारा वेट है, हम पे रिएक्शन कितना लग रहा है, अर्थ के यानी कि ये फर्श जो आपका है, ठीक है, तो फर्श के द्वारा जो हमारा छत है, यानी कि हम चूंकि क्या ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे है, यहाँ का जो ये छत है आपका, ठीक, ये हमारे ऊपर क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, उतना ही जितना हम इस पे वेट अप्लाई करें, तो एक्शन जितना है उतना ही रिएक्शन है, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है बेटा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, तब जाके आपका इक्विलिब्रियम क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जितना हमारा वेट है बेटा उतना ही हम पे क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स हो रहा है। इस तरह से हमारे इक्विलिब्रियम जो हो रही है अभी वो मेंटेन है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, इसके बेस पे आप दिखा देते हैं क्या होगा। तो इसे न्यूटन लॉ ऑफ क्या कहते हैं बेटा, मोशन कह लेते हैं। कैसे हो, क्या होगा, वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। लॉ मोशन, तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे अगर हम दो बॉडी ले लेते हैं बेटा, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए, अगर इससे इसके द्वारा ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड है, F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी कि एक के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा उतना ही दूसरे के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा, बट डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहता है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो हमारा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो दोनों की हमारी सेम सेम रहती है। तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन आपका बदल जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होती है बेटा वो हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके बेस पे हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे हो गए डिफरेंट हमारे जो लॉ होते हैं। अब हम लोग कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे मेनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई, जो भी एप्लीकेशन है वो हम लोग क्या सेकेंड लॉ के बेस पे ही मोस्टली हम यहाँ कहेंगे। तो मोशन ऑफ बॉडीज, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज। एक चीज और सुन लेते हैं, तब उसके बाद इसको बताते बेटा। जैसे फोर्सेस होते हैं, आपने सुना होगा कि फोर्स पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव एंड निगेटिव फोर्स। किसी को आइडिया है बेटा, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज निगेटिव फोर्स? पॉजिटिव फोर्स कब होगा, निगेटिव फोर्स कब होगा? सुनिए, अगर जो फोर्सेज आपके अप्लाइड हो रहे हैं, जो फोर्स आपके लग रहे हैं बेटा, वो म्यूचुअली अट्रैक्टिव नेचर के हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग उसे कहते हैं निगेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसे हम लोग कह लिया कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर, यानी निगेटिव फोर्स। तो निगेटिव जो फोर्सेज होती हैं वो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज दो केस में होगा, जैसे आपने कहा क्या, ठीक है, दो मास पार्टिकल के बीच लगने वाला, तो वहां पे कहा आपने फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल या फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। सेम नहीं, ध्यान रखेंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करेंगे। इस कंडीशन में भी जो हमारा फोर्स डेवलप होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो वो नेगेटिव का एग्जाम्पल हुआ। हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेविटेशन की स्टडी किया, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, निगेटिव नेचर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेज जो होती है बेटा उसे हम लोग पॉजिटिव फोर्स कह लेते हैं। जहाँ रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है उसे हम लोग पॉजिटिव फोर्स कह लेते हैं। जैसे फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, ध्यान रखना, सिमिलर चार्ज, सिमिलर मतलब सेम सेम नेचर वाले। अगर सेम सेम नेचर वाले चार्जेस हैं उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम लोग पॉजिटिव फोर्स कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोर्स कहते हैं। और जो अपोजिट नेचर वाले होते हैं उसे हम लोग निगेटिव फोर्स कहते हैं। तो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। वन इज द पॉजिटिव, अदर इज द निगेटिव। तो फोर्सेज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, दूसरे निगेटिव होते हैं। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक चीज और पढ़ लीजिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसकी भी हम कहानी थोड़ी सुना देते हैं। देखो कंजर्वेटिव फोर्स तब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो वर्क डन होता है, अगर बॉडी जहां से चली फिर इनिशियली पोजीशन पे पहुंच जाती है, मतलब साइक्लिक कंडीशन हो जाए, तो कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, अगर आपका जिस पोजीशन से बॉडी मूव करना शुरू कर रही वहीं पहुंच जाती है, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू 0 लेते हैं। उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फोर्स को बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां से मोशन आपने क्या किया, स्टार्ट किया, अगर वहीं पे पहुंच जाते हैं और इस पूरे साइकिल यानी कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन की जो वैल्यू हमारी है वो 0 हो, तो उसे कह लेते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। और बेस्ट एग्जांपल हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज में जब हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, तो एक हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर एज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलास्टिक फोर्सेज जो होती हैं, परफेक्टली अगर इलास्टिक है तो वो भी हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक, दूसरा होता है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है वो हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। आपकी एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे, तो भी हमें वर्क ऑब्टेन्ड होता है या वर्क हम करते हैं, जो भी कह लो, ठीक है, एनर्जी हमारी खर्च होती है, लॉस होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे बेटा जो फोर्स एक्ट होता है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट, नॉन कंजर्वेटिव जो होता है बेटा वो पाथ डिपेंडेंट होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे आप घर से चलते हो ना, रोज घर से बाहर आप जाते हो, फिर लौट के घर पे पहुंच जाते हो, तो अगर कहा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स हम पे एक्ट करता तो हमें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता यार, ना तो फ्यूल खर्च होता, ना तो हमारे पैरों में दर्द होता, कुछ नहीं होता। बट हम लोग जब चलते हैं बेटा ना, तो रोड और हमारे बीच या गाड़ी के बीच, टायर के बीच आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका नेचर आपका कैसा होता है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा वर्क वहां पे करना पड़ता है हमको, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ऐसे ही आपका आपने पढ़ा होगा विस्कस फोर्स, सुना है ना, विस्कस फोर्स, लिक्विड सरफेसेस के बीच में या दो गैसेस सब्सटेंसेस जो होते हैं, फ्लूइडिटी जिसमें पाई जाती है। देखो जो फ्लूइड का मतलब होता है, खाली हमारे दिमाग में आता है बेटा लिक्विड, लिक्विड ही फ्लूइड नहीं होता है। लिक्विड एंड गैसेस जिसमें फ्लो की टेंडेंसी हो वो दोनों हमारे फ्लूइड कहलाते हैं। लेकिन हम लोग जो स्टडी मेनली करते हैं बेटा वो लिक्विड के बीच में करते हैं। तो लिक्विड सरफेसेस के बीच जो लगने वाला फोर्स आपका होता है अपोजिंग, उसे कहते हैं बेटा हम लोग विस्कस फोर्स। ठीक है, तो फिर जो विस्कस फोर्स होता है, इसकी वजह से भी हम अगर जहां से जर्नी स्टार्ट किया वहीं पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है उस प्रोसेस में भी लॉस होती है। ठीक है, तो ये हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाते हैं। तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे आपको समझाते हैं। एक टर्म आता है रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स थोड़ा हम आज समझ लेते हैं उस, और ठीक है, तो उसके बाद कल इस पे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, देखो रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। हम चूंकि अभी जो सरफेस ले रहे हैं, जिस सरफेस पे मूवमेंट हमारा हो रहा है, वो मोशन, वो सरफेस हम रेस्ट में ले रहे हैं बेटा, वो सरफेस हम रेस्ट में ले रहे हैं। अब दो कंडीशन, दो टाइप के हम सरफेस अभी लेंगे, क्योंकि सारे सरफेस जो भी अभी इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे वो स्मूथ ही लेंगे, कोई भी रफ अभी नहीं लेंगे। रफ के लिए हम फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तब रफ लेंगे बेटा। ठीक, हमने एक बॉडी को यहाँ पे बना, एक बॉडी को यहाँ पे रखा, बनाया नहीं कहेंगे, रखा कहेंगे बेटा। एक बॉडी को पुट कर दिया इस सरफेस पे आपने, तो इसका वेट जो होगा किधर काम करेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वेट हमारा डाउनवर्ड काम करेगा। वेट जो इस पे काम कर रहा है वो हमारा डाउनवर्ड काम करेगा। और जब वेट बेटा हमारा डाउनवर्ड काम करता है, तो इस केस में इस पे रिएक्शन, ये वेट हुआ एक्शन, इसका रिएक्शन जो होगा इसके जस्ट उल्टा होता है। इसी को रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। आर से दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, आर या किससे, एन से दिखाते हैं। मोस्टली हम लोग आर से दिखाएंगे बेटा। यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा मेनली हम लोग डिस्कस किससे करेंगे, आर से डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा होता है बेटा रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी इस केस में, अगर सरफेस आपका रखा गया तो आर की जो वैल्यू होती है वो mg के बराबर होता है। अगर कोई भी बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है, कोई भी बॉडी बेटा अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है, तो उस कंडीशन पे उसका जो रिएक्शन फोर्स होता है वो वेट ऑफ बॉडी के बराबर होता है। यानी रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वेट ऑफ बॉडी के क्या होता है, बराबर। एक कंडीशन हमारा ये हो गया, ठीक। दूसरा देखो, अगर सरफेस आपका इंक्लाइंड है, सरफेस हमारा क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है, मान लो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने थीटा लिया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना ले रहे हो आप, थीटा ले रहे हो, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे अगर किसी बॉडी को हम रखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, ये वेट हमारा, वेट तो हम कहीं रख दे बेटा दुनिया में तो वो हमें हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। तो ये mg हो गया, ये mg हो गया। देखो रिएक्शन फोर्स जो होता है या नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। बॉडी के, या क्या कहते हैं, इस जो बॉडी है इस पे जो लगेगा, इसके यहाँ जो सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स होगा बाबू ना, वो ऐसे नहीं जाएगा, कैसे, ऐसे जाएगा। इसे हम लोग रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहेंगे, ठीक है। ये इसका रिएक्शन फोर्स हुआ, दिस इज द रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स आपने कह लिया। अब देखो आपकी बार, यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो रहा था ना, दोनों की वैल्यू हमारी सेम थी, लेकिन इसकी वैल्यू आपके सेम नहीं होगी। इस कंडीशन में आपकी वैल्यू जो होगी वो सेम नहीं होगी, और जब सेम नहीं होगी तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे बेटा, एक इधर की तरफ, ठीक। तो mg का ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, थीटा ही होगा। तो mg की जो वैल्यू होगी ये बेटा आएगा mg क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो और ये आ जाएगा आपका mg क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से दिखा देते हैं बेटा, इसका जो इधर का कंपोनेंट हुआ है अलोंग द प्लेन, ठीक है, डाउनवर्ड हो गया mg साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर हुआ ये हो गया हमारा mg कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लिखेंगे ना, तो इसके इस कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। वो वेट के बराबर नहीं होगा, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनवर्ड आपको लग रहा है उसके बराबर होगा। तो आर की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे mg कॉस थीटा के बराबर होगी, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, कल इस पे फोर्स अप्लाई करके कैसे मोशन कराएंगे वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कल करते बेटा, ठीक।